अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कि हम जो भी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम बायो में आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बियोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में खुद आता है या लोग आपसे पूछते हैं, उस प्रॉब्लम को हम नाम देते होते हैं जी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम क्या होता है? बियोलॉजिकल मेथड। दूसरी साइंसेस की तरह जो बियोलॉजिकल साइंसेस हैं, इनमें भी हम साइंस के दूसरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स और आपका जो रिज़ल्ट है उसको कम्युलेशन, फिर उसकी पब्लिकेशंस। सो हम इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे जिससे आपका बियोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? किसी भी चीज़ को डीपली जज करना या नोटिस करना और उसके बाद उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करना, उस प्रोसेस को हम बोलते होते हैं ऑब्जर्वेशंस। किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली आप जो बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके प्रॉब्लम किस नेचर का है। उसमें आपका देखना भी शामिल है, आपका सुनना भी शामिल है, आपका किसी चीज़ को टच करना भी शामिल है, आपको टेस्ट करना भी शामिल है। डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉब्लम किस किस्म का है। उसी लिहाज से आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं और 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप अपनी ऑब्जर्वेशन को बनाते हैं। ओके, सो वी मेड ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ विजन, टच, स्मेल एंड टेस्ट। हम इन तमाम चीज़ों से जो है वो हमने ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और ऑब्जर्वेशन से जो हमारे पास फिगर्स, नंबर्स जो आते हैं उसको हम नाम क्या देते होते हैं? डेटा। उसको हम डेटा कहते हैं। उसके बाद अगर हम ऑब्जर्वेशन की टाइप्स के लिहाज से उसको कैटेगराइज करें, टाइप्स, तो देयर आर 2 टाइप्स, qualitative observations and number 2 is quantitative observation। quantitative and qualitative, इनमें क्या डिफरेंस है? qualitative that based on quality, okay, and this based on quantity और मेजरमेंट्स। ये किस चीज़ पे बेस करेगी? आपकी क्वांटिटी पे या मेजरमेंट्स पे। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ कि ये मेरे पास 2 लीव हैं, आप इसके मतलब मुझे आप अपनी ऑब्जर्वेशन दें। ये तो 2 स्टूडेंट डिफरेंट वे में मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। एक स्टूडेंट कहता है सर दिस इज़ लार्ज लीव एंड दिस इज स्मॉल लीव। ओके, इससे हमें एग्जैक्ट नहीं पता लगता कि एक्चुअली जो ऑब्जर्वेशन आई है वो हमारी किस किस्म की होंगी, वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, कितना बड़ा है लीव, कितना छोटा है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ से नहीं मिलती। जबकि ये जो आपकी क्वांटिटेटिव है, इसमें जब मैंने असाइनमेंट दी तो एक स्टूडेंट मुझे आके कहता है कि सर कि ये वाला जो बड़ा लीफ है इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। दिस इज एक्यूरेट एंड मोस्ट अथेंटिक रिजल्ट ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड ऑन मेजर्स, नंबर, क्वांटिटी, और ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। दिस इज मोर अथेंटिक एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव ये एक्यूरेट होती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड इन नंबर्स। आप इसको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन बनाई। ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद डेफिनेटली आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जो था उसका आंसर आता है। मसलन कि आपने ऑब्जर्वेशन बनाई
कि प्लाज्मोडियम वो मलेरिया के पेशेंट में होता है, लेकिन फिर आप इसको जनरलाइज सोचेंगे कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनमें प्लाज्मोडियम होता है। अब ये अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन की जो स्टेटमेंट बना रहे हैं कि जितने भी मलेरिया के मरीज हैं उसमें प्लाज्मोडियम होगा। ये भी स्टेटमेंट है जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को दिया, ये बात की बात है वो होगा या नहीं। तो उस स्टेटमेंट को हम नाम देते होते हैं हाइपोथेसिस। दैट इज कॉल्ड आवर हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है किसकी? ऑब्जर्वेशन की। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड योर हाइपोथेसिस। ओके, दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी रॉन्ग। अब ये जो हाइपोथेसिस आई, इस हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं इसकी फॉर्मुलेशन के लिए, इसको बनाने के लिए? फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस की वो 2 वे से है, दैट इज डिडक्टिव, नंबर 2 इंडक्टिव। ये 2 मेथड्स हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इंडक्शन भी कहते हैं। क्या? डिडक्टिव में हम मूव करते हैं, वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव, इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। कैसे? और इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इफ और देन की लॉजिक। ठीक है, इफ और देन की लॉजिक इसमें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या देंगे? पहले हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। 2 एग्जांपल बुक में लिखी गई हैं। उसमें सबसे पहले कि अगर ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ओके, प्रीमिस कंडीशन नंबर 1 क्या है कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके जो है वो पर होते हैं, विंग्स होते हैं। स्पैरोज आर बर्ड्स, इफ भी लगेगा साथ, इफ ऑल बर्ड्स। ठीक है, स्पैरोज क्या है? स्पैरोज आर वो भी बर्ड्स हैं। ठीक है, ये कंडीशन 2 है। स्पैरोज भी क्या है? बर्ड्स हैं, कंडीशन 2 होगी। पहले मैंने जनरल बर्ड्स की बात की, फिर मैं स्पेसिफिक बर्ड पे आ गया, स्पैरोज पे। देन दूसरी लॉजिक जो यूज करते हैं वो इफ और देन की लॉजिक, इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होगी। देन दे आल्सो हैव विंग्स, उसके भी क्या होंगे? पर होंगे। ठीक हो गया। तो बर्ड से, स्पैरो से मैंने अपना रिजल्ट कंक्लूड किया। बर्ड्स पहले बताया जनरल, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हुआ स्पैरो पे आ गया। दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग, और इसमें लॉजिक इफ एंड देन की यूज होती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है कि अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत है, then any green plant if we kept in darkness it will not prepare its own food, वो अपनी फूड नहीं बनाएगा। सो पहले मैंने ग्रीन प्लांट्स की बात कर ली, फिर मैंने किस पे बात करी? एनी ग्रीन प्लांट। उसमें आप सनफ्लावर कह दें, आप इसमें दूसरा कोई जो है वो प्लांट कह सकते हैं। सो इन दिस वे वी डिड्यूस रिजल्ट फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग। ये पहला मेथड है। ओके, सेकेंड मेथड है इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम इंडक्टिव रीजनिंग को देखते हैं। हम देखेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है? इंडक्टिव में हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ओके, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फॉर एग्जांपल, कि इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसी को कि स्पैरोज have wings and birds and or birds, और क्या है ये? birds हैं, wings होते हैं इनके, और ये है क्या? birds। then
ईगल, क्रो, पैरट आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स। यानी कि अब मैं इसमें पहले किसकी बात की, स्पेसिफिक स्पैरोज की, बाद में मैं सारे बर्ड्स पे आ गया। दिस इज द मूवमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस रीजनिंग विल बी कॉल्ड एट इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस को बनाते हुए हमारे माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मसलन अदरवेज की बात करें, अदरवेज कौन से हैं जो हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द वर्क। वो पहला इमेजिनेशन, इंस्टीट्यूशन और इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अभी कहते हैं आने वाले टाइम पे ये होगा, साइंस यहाँ तक पहुँचेगी, ये प्रोडक्ट्स आएंगे, हमें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन है। हाइपोथेसिस बनाते हुए आप इमेजिनेशंस को भी साथ कंसीडर कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे जो आता है वो है एस्थेटिक प्रेफरेंस। यानी कि आपकी चॉइस भी मैटर करती है। मैं आपको एज ए सुपरवाइजर 2 एक्सपेरिमेंट करने को कहता हूँ, एक मैं कहता हूँ रैबिट पे करो, एक डॉग पे करो, देन डेफिनेटली एज ए इजीनेस यू विल चूज रैबिट, आप रैबिट को चूज करेंगे। ये है आपकी एस्थेटिक प्रेफरेंस, इसमें आपकी प्रेफरेंस शामिल हो सकती हैं। उसके बाद रिलीजियस अफेयर और फिलोसफिकल आइडियाज़, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हो सकते हैं। मसलन क्लोनिंग ह्यूमन की नहीं हो सकती, हम कॉपीज़ नहीं बना सकते, क्यों, हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता, बट दूसरे एनिमल्स की हम कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया की कोई ताकत, कोई साइंस हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम क्लोनिंग को ह्यूमन के अंदर परफॉर्म करें। ओके, उसके बाद नंबर 4 कंपेरेबल, कंपैरिजन विद अदर वर्क, कंपैरिजन और एनालॉगी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ये चेक कर लो क्या वो काम किसी दूसरे ने किया है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको अपना काम करने के लिए आसानी होगी। या आप वेस्ट तो नहीं कर रहे अपने टाइम को, या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन पहले ही काम हो चुका है, तो आपके तो काम को कोई वैल्यू नहीं देगा। इन दिस वे दीज आर एंड सम अदर्स प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड विद these reasoning to formulate any kind of hypothesis. Okay, then hypothesis की हम करते हैं टेस्टिंग। हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग करेंगे। एक हाइपोथेसिस यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन, ये हाइपोथेसिस है, इसको डिफरेंट लोग आए नेशनल लेवल पे, उन्होंने इसको पे क्या किया, इसको चेक करना शुरू किया लैब्स में या लोगों से एक्सपेरिमेंट, T1, T2, T3, T4, T5, इट मीन टेस्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को। हर बार जब आपने टेस्ट किया ये क्या साबित हो रही है, ट्रू, तमाम टेस्ट ये ट्रू साबित हुई, देन वी कॉल्ड दिस हाइपोथेसिस जो आफ्टर रिगरस टेस्टिंग सही साबित हो रही है, गलत साबित नहीं हो रही, उसको हम क्या नाम दे देते होते हैं, थ्योरी। ओके, रिगरस टेस्टिंग के बाद अगर ये गलत साबित नहीं हुई, ट्रू होती है, फिर हम इसको कहते हैं थ्योरी। लेकिन एक जो थ्योरी है उसके पास जो जिस टाइप की भी बनती है उसकी 2 क्वालिटीज होना जरूरी है। नंबर 1, इट शुड बी प्रिडिक्टिव और एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है, और तीसरा आप इसमें शामिल कर सकते हो कि न्यू हाइपोथेसिस जनरेट हो सकती है। प्रिडिक्टिव मीन कि आप उससे प्रिडिक्ट करें, जो करें वो सही साबित हो सकता हो। नंबर 2, उसको एक्सप्लेन कर सकें, इतना शॉर्ट वर्क नहीं होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन ही ना कर पाएं। उसके बाद न्यू हाइपोथेसिस उससे बने, यानी कि एक साइंस से दूसरी साइंस जनरेट होती रहे। मसलन जब ये पता लगा कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है,
तो बाद में क्वेश्चन क्या उठा कि कहाँ से आया, तो फाइंड आउट किया तो मॉस्किटो से आया था। इस तरह इस साइंस में आप ये थ्योरी के अंदर ये देखें कि क्या उससे नई चीज़ हमें आगे क्वेश्चन राइज होंगे। इस किस्म की जो थ्योरी है उसको हम कॉल्ड क्या कहते होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिव थ्योरी, जिसमें ये 3 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। गुड थ्योरी भी के करैक्टर है तब भी यही लिखना है, प्रोडक्टिव थ्योरी आए उसमें भी आपने इसी पॉइंट को मेंशन करना है। ठीक हो गया, ये आपकी थ्योरी होगी। उसके बाद अगर आप इसी थ्योरी को क्या करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, T1 T2 T3, आप अपनी थ्योरी को टेस्टिंग से गुजार रहे हैं, फिर बड़े लेवल पे अपने काम को भेजा, T1 टेस्ट नंबर 3 यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 4 5 डिफरेंट लोग इसको चेक कर रहे हैं, 7, लेकिन वो थ्योरी फिर सही साबित हो जाए, फिर उसको गलत साबित आप नहीं कर सके, थ्योरी ऑफ दिस काइंड विल बी कॉल्ड एज लॉ। वो क्या बन जाता है फिर, लॉ। ये कभी गलत साबित आप नहीं, लॉ कभी भी गलत नहीं होता है, दिस इज ट्रू, अगेन इट विल बिकम लॉ, ये लॉ बन जाता है। और लॉ के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसको इररिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाती है। इररिफ्यूटेबल थ्योरी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी का नाम है जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते, और लॉ ही वो चीज़ है जो कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। दिस इज कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इसको आप जुटला नहीं सकते, ये कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, दिस इज योर कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ओके, अब लॉ बन गया। लॉ बायोलॉजी में कम है, क्यों कम है? ड्यू टू एल्यूसिव नेचर। एल्यूसिव नेचर, हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वी कांट प्रिडिक्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन नियर 10 years इन फ्यूचर। ठीक है, इस वजह से बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा है, लॉ कम है। 2-3 लॉ हैं, उनकी एग्जांपल्स में हार्डी-वेनिंग-बर्न लॉ और नंबर 2 मैंडल्स लॉ इसमें आता है। सो इन दिस वे आपका जब लॉ बन जाता है या थ्योरी बन जाती है तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो दीज आर द स्टेप इन विच वी सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन या टेस्टिंग। फिर उसके बाद आप अपने थ्योरी लॉ बनाते हैं, अपना काम कंबाइन करते हैं, किसी सोसाइटी को दे देते हैं, वो पब्लिश कर देती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल साइंसेस ने ह्यूमन की लाइफ में क्या असर किया है और इससे हमें क्या सर्विसेज मिली हैं और हमें क्या बेनिफिट हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।